Every employee dreams of his or her company as a place of performance where his or her professional self will thrive under the umbrella of the superior or the immediate boss. हर एम्प्लॉय यही सोच के किसी कंपनी को ज्वाइन करता है और अपने वर्क को कंटिन्यू करता है या करती है कि कभी ना कभी उसके वर्क की सराहना होगी, उनके काम की शाबाशियाँ होगी और कहीं ना कहीं कैरियर के एनहेंसमेंट ज़रूर होगा अपने जो सुपीरियर या रिपोर्टिंग बॉस है उनके ज़रिए। बट ऑफन इट इज़ नॉट सो, लेकिन होता ऐसा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ये देखा जा रहा है कि जो बॉसेस हैं दे टेंड टू बी वेरी टॉक्सिक एंड एग्रेसिव, जिसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी आपके वर्कर्स हैं they have felt helpless, powerless, demotivated and frustrated. But why is it so? Are the bosses always very toxic? क्या ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं? Are they the stamp bearers of egoism and toxicity? हमेशा ऐसा होता नहीं है, but unfortunately ये ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है. In this video, we will analyze step-by-step measures to counter and handle such improbable bosses in a professional manner. आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम इसमें 20 ऐसे इम्पेरेटिव एग्जाम्पल्स लेंगे, इंस्टेंसेस लेंगे, जिनमें कि हम ये देखेंगे कि आखिर ये टॉक्सिसिटी किसी एक एम्प्लॉय के साथ ही क्यों बढ़ता है, और साथ साथ हम हर एक केस को, एग्जाम्पल को एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से इस तरीके के इम्प्रोबलिस्टिक बॉसेस के साथ हम टैकल कर सकते हैं. सो बने रहिए हमारे साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक ऑल वाइसेस, अंडरस्टैंड दैट टॉक्सिसिटी इज अ नेचुरल वाइस ऑफ एनी इंडिविजुअल. ये समझिए कि जो आपका बॉस है, ही और शी मे नॉट बी टॉक्सिक विद ऑल द एम्प्लॉयज. ही और शी मे बी रूड एंड रूथलेस टू अ फ्यू और इवन मे बी अ सिंगल इंडिविजुअल. बाकी जो एम्प्लॉयज है बहुत मजे लेते हैं और बॉस की बहुत अच्छी तरीके से उनके साथ पड़ जाती है. Here are a few reasons of your boss's toxicity and jealousy towards you. Number one, you bring in new ideas and innovation that break his age-old work style. आप अपने साथ कुछ ऐसे हुनर लेके आ रहे हैं कंपनी में. हो सकता है आप एक न्यू कमर हो सकता है आप बहुत एक्सपीरियंस बंदे हो जो अलग अलग डोमेन्स में रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए आ रहे हैं. सो यू आर ब्रिंगिंग इन न्यू आइडियाज, न्यू इनोवेशन, न्यू स्किल सेट, जो कि आपके बॉस के जो एज ओल्ड वर्क स्टाइल, जो उनके तरीके काम करने का, उनको ब्रेक कर रहा है. ही कैन नाइदर हैंडल इट नॉट डाइजेस्ट इट. ना तो वो समझ पा रहे हैं, ना उसको वो डाइजेस्ट कर पा रहे हैं. तो इसलिए एक सीधा टक्कर आपके और उनके बीच में बनता है. सो ऐसे केसेस में सोल्यूशन ये बनता है कि आप सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी ज्वाइन करते हैं, तो पहला एक हफ्ता होता है या जो ट्रेनिंग का आपका जो आपका दरमियान होता है, उस दरमियान में आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज़ बेसिकली द वर्क पैटर्न एंड व्हाट इज़ द वर्क स्टाइल ऑफ योर कंपनी. एवरी कंपनी हैज़ इट्स ओन स्टाइल गाइड्स. आप उस स्टाइल गाइड को और उस सोशल उसको आप नहीं तोड़ सकते हैं, जो इस कंपनी का एक बेसिकली एक लहर है. उस लहर के विपरीत आप कभी जा ही नहीं सकते. सो यू हैव टू adjust to the level of technicalities, you have to adjust to the work style of a particular company. एकदम से आप अपने सारे स्किल्स को आप एक्सपोज मत कीजिए. नंबर टू, यू आर ए हाइपर परफॉर्मर विद सुपीरियर स्किल सेट्स. अगेन बात वही आती है कि आप नए नए आते हैं इस कंपनी में, नए जोश के साथ आते हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलती है, आपका जेडी बहुत तगड़ा होता है और आप सोचते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली काम करूँगा, हाइपरली परफॉर्म करूँगा, आगे बढ़कर सारे काम निपटा दूंगा. And in doing so, what is happening if your boss is a person who is an underperformer with a laid back attitude, तो वो कभी आपके इस वर्क स्टाइल को पसंद नहीं करेगा. ही विल रादर ट्राई टू ट्रिप यू. आपको हमेशा जो है एक आपके काम में बाधा डालने की कोशिश करेगा. तो यहाँ पर भी एक डायरेक्ट फ्रिक्शन बनता है. तो फिर से वही बात, सोल्यूशन नंबर वन का जो है आपका वही सोल्यूशन नंबर टू में आता है कि यू हैव टू वेट एंड वॉच. आपको देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली वर्किंग स्टाइल क्या है, वर्किंग फिनोमेना क्या है, आपके बॉस का जो इंटरेक्शंस होता है किस तरीके के एम्प्लॉयज़ के साथ ज़्यादा होता है, whom ही इज़ मोर डिपेंडेंट अपॉन, कौन उनके साथ ज़्यादा उठता बैठता है, और उन व्यक्तियों का उनके साथ क्या किस तरीके की वर्क परफॉर्मेंस है, whether it is अंडर परफॉर्मेंस, whether it is एज आई टेल यू प्रोएक्टिव परफॉर्मेंस, व्हाट सॉर्ट. उसी हिसाब से आपको शुरुआत के दिनों में अपने आप को एडजस्ट करना ही पड़ेगा. नंबर थ्री, योर परफॉर्मेंस, योर वर्क इज ड्राइंग द नोटिस ऑफ द हायर मैनेजमेंट. ये एक बहुत ही एक अनूठा केस है. आई माई सेल्फ इज अ विक्टिम ऑफ दिस. कई बार क्या होता है कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपका जो काम है, काम बोलता है और आपका काम दिखता है, और हायर मैनेजमेंट को एकदम से जो है आपकी काबिलियत दिख जाती है एंड यू स्टार्ट टू गेट अप्रिसिएशन फ्रॉम द हायर मैनेजमेंट. तो उस केस में क्या होता है, जो आपका इमीडिएट सुपीरियर है उसको एकदम से इन्फीरियर कम्प्लेक्स होने लगता है एंड ही और शी मे फील कावर्डली.
तो उस केस में भी वो क्या करते हैं कि दे एंटिसिपेट एनी वीकनेस ऑन योर पार्ट और उसको वो कैच ऑन कर लेते हैं और फिर आपके साथ एक रूटीन पैटर्न में जो है एक टॉक्सिक बिहेवियर निकाल के वो लाते हैं. दे स्टार्ट फाइंडिंग फॉल्ट्स इन एवरी और ऑल ऑफ योर एक्शंस. Number 4, you have gone out of the way in a business meet to take the lead in a group discussion without taking consent of your boss. नहीं, ये एक गलत चीज़ हो सकती है. मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि कई बार क्या होता है कि कोई बिजनेस मीटिंग है, हो सकता है कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग है जहाँ पे आपको भी इनवाइट किया गया हो, बॉस नहीं आपको इनवाइट किया गया हो सकता है, क्योंकि हो सकता है उस प्रेजेंटेशन को आपने बनाया हो. तो क्या होता है कि कई बार ज़्यादा एंथुसियाज्म की वजह से आप उस प्रेजेंटेशन को खुद ही इलेबोरेटली समझाने की कोशिश कर जाते हैं और ग्रुप डिस्कशन में बिना बिना अपने बॉस के पूछे, बिना उनके कंसेंट लिए हुए आप ही एक्सप्लेनेशन को ज़्यादा हैंडल कर लेते हैं और रिस्पॉन्स देने लग जाते हैं. तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि यू आर ओवर शेडोइंग योर सुपीरियर. आप उनको बोलने का मौका नहीं दे रहे, आप उनको वो जो क्रेडिट वो लेना चाहते हैं उसको आप नहीं लेना देना चाह रहे. तो अगेन इट विल हैपन दैट ही विल बी ऑलवेज अनकम्फर्टेबल इन योर प्रेजेंस. तो आपके साथ एक नेचुरल फ्रिक्शन वहाँ पे बनेगा. तो ऐसे केसेस में आपको समझना पड़ेगा कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूल्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंपनी एथिक्स एंड ऑफ कोर्स यस, जब आप किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, हियर यू आर रिप्रेजेंटिंग योर बॉस, सो आपको अपने लिमिट्स को भी समझना पड़ेगा. हाँ, यू कैन ऑलवेज असिस्ट योर बॉस, जहाँ पे अगर वो फंबल करते हैं, जहाँ पे उनको असिस्टेंस की ज़रूरत है तो आप वहाँ पे क्यू ज़रूर दे सकते हैं. लेकिन ऐसा नहीं कि बिना उनसे पूछे, बिना उनके कंसेंट लिए आप अपने सजेशंस देने लग जाओ किसी बोर्ड को या किसी क्लाइंट को, एंड यू कैंट मेक हिम लुक स्मॉल. Number 5, you are using too much technicalities or jargons in your daily work. क्योंकि आप टेक्निकली सुपीरियर हैं, क्योंकि आप अपने डोमेन में मास्टर हैं, तो आप क्या करते होंगे कि जब भी आप कोई रिपोर्ट अपने बॉस को देते होंगे या कहीं भी कोई प्रेजेंटेशंस आप लेके आते होंगे तो आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेजेस को आप लेके आते हैं, जिसको हो सकता है कि आपके जो बॉस हैं, बिकॉज ही इज़ अ ओल्ड प्लेयर, तो he may not be very much acquainted with these sort of new languages, technical languages and so. So he feels irritated. Again, he feels threatened by these sort of undue changes. तो वहाँ पर वो फिर आपको अवॉइड करने लग जाते हैं. क्या होता है कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस तरह की रिपोर्ट्स फिर आपके हाथ से निकल के चला जाएगा किसी ऐसे बंदे के पास who may not be producing such great efforts, लेकिन एट द सेम टाइम वो अपने पुराने तौर तरीके पे वापस आ जाएंगे और आपको अवॉइड करेंगे, या फिर आपको छोटा मोटा ऐसा कोई काम देंगे जिसमें कि आपको डिसोल्यूट फील होगा और आप काम को करना नहीं चाहेंगे, आप फ्रस्ट्रेट फील करेंगे, डीमोटिवेटेड फील करेंगे. सो ऐसा आप ना ही करें तो अच्छा है. नंबर 6, यू हैव सुपीरियर क्वालिफिकेशंस और आर ओवर क्वालिफाइड फॉर द जॉब. नाउ कई बार क्या होता है कि आपको सिलेक्ट तो कर लिया जाता है किसी एक जॉब प्रोफाइल में, लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली यू आर मे बी ओवर क्वालिफाइड मे बी, और हो सकता है कि आपके जो इमीडिएट सुपीरियर बंदा है, जो बॉस है, उसको पता लग जाता है, आपके रिज्यूम वो देख लेता है और उसको पता लग जाता है कि आप यहाँ पे टिकने वाले ज़्यादा दिन हैं नहीं, या फिर अगर आपको ज़्यादा वो लीड देता है तो यू विल ओवर शेडो हिम और धीरे धीरे आप उनकी जगह टेक ओवर कर सकते हैं. तो ऐसे केसेस में भी एक नेचुरल एक रेजिस्टेंस बनता है आपके और उनके बीच में. तो जहाँ तक हो सकता है, या तो आप उनको इस बात को अगर उठ के आता है तो आप उनको तसल्ली दीजिए कि all counts is experience, all counts is domain knowledge. Okay, qualifications are always there to speak of a person, but at the end of the day जो experiences हैं, जो आपके bosses के जो वर्क कल्चर है वो ज़्यादा मैटर करता है. अगेन आई टेल यू, मैं खुद शिकार हूँ इस तरीके के केसेस का. इन वन बिग कंपनी, वन बिग MNC, मेरे साथ ये हुआ था कि वन ऑफ माई कोवर्कर्स हैड रिपोर्टेड अबाउट मी इन द PMO, और वहाँ से HR की तरफ से मुझे ये पता चला कि इस बंदे ने ये कहा है कि बिकॉज ऑफ हिज क्वालिफिकेशंस हाउ कैन ही बी माई बॉस. आप उस बंदे को क्यों मेरे ऊपर लाते हैं जबकि ही डजंट नो मच अबाउट दिस पर्टिकुलर डोमेन. तो ये तो खैर हो गया कि एक कुलीग की बात है, लेकिन ये आपके बॉस के साथ भी ज़रूर हो सकता है. नंबर 7, you have accepted accolades from the higher management without acknowledging your boss's contributions. आपने हायर मैनेजमेंट की तरफ से बड़ी शाबाशियाँ, बड़े जिसको अभिनंदन आपने स्वीकारा है बिना अपने बॉसेस के कंट्रीब्यूशंस को स्वीकारते हुए. आपने उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं, उनके जो एफर्ट्स हैं, उनको आपने नज़रअंदाज किया और सारा क्रेडिट आप खुद लेना चाहते हैं. तो ऐसे केसेस में भी आपके और आपके बॉसेस के बीच में ज़रूर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और एक नेचुरल फ्रिक्शन क्रिएट होगा ही होगा, क्योंकि हर आदमी इतना दिलदार होता नहीं है.
बॉसेस ज़्यादातर केसेस में क्रेडिट खुद ही लेना चाहते हैं, भले ही सारा प्रोजेक्ट आपने किया हो, पूरा प्रेजेंटेशन आपने बनाया हो, लेकिन बॉसेस अपने ड्यू जो है वो ज़रूर लेना चाहेंगे। तो ऐसे केसेस में आप ज़रूर उनको क्रेडिट दीजिए, आप ज़रूर उनको बोलिए कि नहीं, आप ही की वजह से ये संभव हो सका है। Number 8, you have accepted additional responsibilities from higher management and are reporting back to them without keeping your boss in the loop. आपने हायर मैनेजमेंट से वर्क ले तो लिया है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, आप उनको रिपोर्ट बैक भी करते हो, लेकिन अपने बॉस को बीच में लूप में नहीं रखते हैं ना। दैट इज अ डेडली थिंग टू डू, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द ईयर, योर अप्रेजल इज गोइंग टू बी फाइल्ड बाय योर इमीडिएट बॉस ओनली। तो ऐसा ना करें, उनको हमेशा सीसी और बीसीसी में ज़रूर रखें। नंबर 9, यू आर इन द हैबिट ऑफ फीडिंग अननेसेसरी सजेशंस टू योर बॉस। कृपया ऐसा ना करें। नंबर 10, यू आर वॉइसिंग योर अचीवमेंट्स अ बिट टू मच। Don't be boastful about your accomplishments. Let your superiors do the work for you. You may definitely get the monthly Achievers Award. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है आपका रिकमेंडेशन भी नहीं जाने वाला है। नंबर 11, यू आर रिपीटेडली मिसिंग योर डेडलाइंस। अपने डेडलाइंस को मत मिस कीजिए, अपने वर्क को अननेसेसरी खींचिए मत, और ट्राई टू बी विद इन द लिमिटेड टाइम पीरियड एज given to you as said by your boss. Number 12, you are failing to understand his priorities and are mixing your own ambitions. कई बार ऐसा हो जाता है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं और अपने सजेशंस को अपने बॉस पर इम्पोज करना चाहते हैं। यू फेल टू अंडरस्टैंड हिज प्रायोरिटीज, हिज विजन एंड द नेसेसिटीज ऑफ द प्रोजेक्ट। ऐसा करने से क्या होता है कि आगे से वो आपको अपने काम में लेगा भी नहीं, and you will definitely be crossing his path unnecessary and set a bad example. Number 13, you have forgotten or ignoring certain skills required for the job. आप भूल चुके हैं अपने स्किल्स को, हो सकता है 2 एक स्किल्स को आप भूल चुके हैं, आप उनको होन अप नहीं कर रहे हैं। ऐसा करने पर भी क्या होगा कि your boss will lose confidence in you and he will start delegating the work to somebody else. Number 14, you prefer to be a single stick expert whereas your boss wants you to be an MMA. आप एक सिंगल स्टिक के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एक ही काम को करना चाहते हैं, उसी में स्टिक रहना चाहते हैं, जबकि आपके बॉस चाहते हैं कि आप मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट बन जाएं, यानी आप एक मल्टीटास्कर हो जाएं। और कई बार मैंने ये सुनते हुए देखा है, लोगों को करते हुए देखा लोगों को कि भाई वो अपने बॉस को सीधा बोलते हैं कि सॉरी, दिस इज नॉट माय जॉब। ऑब्वियसली दिस इज विद इन योर जॉब परफॉर्मा एंड यू हैव टू बी एट सर्टेन टाइम्स, यू हैव टू डू मोर देन वन टास्क इन हैंड। आप उसको नेगेट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो यू आर योरसेल्फ इनवाइटिंग द फ्रिक्शन एंड यू आर इनवाइटिंग योर बॉस टू बी हॉस्टाइल टुवर्ड्स यू। You have intentionally or innocently gossiped about him. Number 15, आपने कभी अपने कोवर्कर्स को अपने बॉस के बारे में कुछ कहा होगा, गॉसिप की होगी, चाहे उनके प्रोफेशनल एस्पेक्ट के बारे में या पर्सनल लाइफ के बारे में। सो ऐसा कभी ना करें, क्योंकि sooner or later he is going to find out about it through his own sources. Number 16, you have lost interest in your job and your body language says so. अगर आपको अपना रोल पसंद नहीं है तो अपने बॉस को जाके सीधा कहिए, पोलाइटली कहिए कि प्लीज़ गिव मी अ न्यू जॉब प्रोफाइल, न्यू जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ। किसी रोल को आप चेंज करवाना चाहें तो ज़रूर करवाइए। अगर वो मना करते हैं तो आप उनके मैनेजर के पास जाइए, गो टू मैनेजर एंड वेरी पोलाइटली आस्क फॉर अ न्यू जॉब रोल। बट एट द सेम टाइम अपनी बॉडी लैंग्वेज को कभी भी ऐसा मत रखिए जिससे कि आप पर अपने मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। नंबर 17, यू आर फेयरफुल एंड लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस। कई बार ऐसा होता है कि अपने बॉस के आउटलुक के बारे में, उनके रूडनेस के बारे में, उनके रूथलेस बिहेवियर के बारे में आप इतना ज़्यादा सोचते हैं कि आपके अंदर एक फोबिया डेवलप कर जाता है और आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को खो चुके होते हैं। आप डर जाते हैं और सिंपली आप उनके साथ काम करने को तैयार भी नहीं होते हैं। ऐसा करने पे क्या होता है कि आपके बॉस को आप पर और ज़्यादा गुस्सा आता है। ही कम्स टू नो अबाउट हीज डोमिनेंस ओवर यू, और वो आपको और अच्छी तरीके से शिकंजा आप पर कसने लग जाता है। नंबर 18, यू आर बीइंग टू मेथडिकल इन योर अप्रोच। कई बार मैंने लोगों को देखा है कि हो सकता है उनके जो सुपीरियर्स उनसे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मांगते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेथडिकल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल रिसर्च को वो लगा देते हैं किसी भी एक सोल्यूशन को ढूंढने में, एंड दैट मे नॉट बी वेलकम्ड बाय देयर सुपीरियर्स। अगेन दिस मे बी अ कॉज ऑफ फ्यूचर फ्रिक्शन। नंबर 19, यू हैव शेयर्ड योर पर्सनल और प्रोफेशनल एम्बिशंस विद योर बॉस। ऐसा ना करें, आप अपने बातों को अपने प्रोफेशन से ही प्रोफेशंस पर सीमित रखें। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 20th, यू हैव डिस्कस्ड अबाउट योर पर्सनल प्रॉब्लम्स विद योर बॉस। अगर आप ऐसा कर चुके हैं तो यू आर अगेन अननेसेसरी इन्वाइटिंग ट्रबल फॉर योरसेल्फ, क्योंकि आपको बॉस को हमेशा ये लगेगा कि आपके घर पे कोई ऐसी समस्या है जिसकी वजह से आप अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। ही हिमसेल्फ विल स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन यू, एंड अगेन उनके अंदर से एक बिहेवियरल
चेंज आपके प्रति शुरू हो सकता है, जो कि अल्टीमेटली एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में डेवलप हो सकता है। एट द एंड ऑफ द डे ये जो 20 इंस्टेंसेस हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर, अगर उनके सोल्यूशंस पे हम गौर करें और अपने एक्सपीरियंस और अपने विवेक का इस्तेमाल करें, तो किसी भी इम्प्रोबेबलिस्टिक और डिफ़िकल्ट बॉस को हम टैकल कर सकते हैं और अपने कैरियर को और अपने लाइफ के एम को बहुत ही सुचारू रूप से हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस कैन बी एन एंडलेस लिस्ट सो फार एज दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज कंसर्न्ड। आगे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। फॉर नाउ, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।